स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कक्षा 10 विज्ञान के एनसीईआरटी की बहुत सारे टॉपिकों की एक सीरीज बनाई है, एक श्रृंखला बनाई है एवं बहुत सारे छात्रों का, बहुत सारे मेरे साथियों का ऐसा आग्रह रहा है, उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया है कि आप अभी बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। जैसा कि एक एग्जाम है जिसका नाम है प्रयोगशाला सहायक या लैब असिस्टेंट, तो उसकी मैं एक और सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसको आप अच्छी तरह से, वही है साइंस में बायोलॉजी की मैं पूरी स्टडी करवाऊंगा आपको उसके सिलेबस के अनुसार। ये अलग सीरीज चलेगी और वो वाला जो अपने चल रहा है 10th की साइंस, 9th की साइंस, 11th 12th की बायोलॉजी, वो एक अलग चलेगा। तो ये नया सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं, आपके सबके बहुत अच्छे सहयोग के साथ काम कर रहा हूं और साथियों आपका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे चैनल को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और आप अपने पढ़ाई का काम जारी रखिए। तो साथियों, लैब असिस्टेंट की सीरीज में सबसे पहला चैप्टर में चैप्टर के वाइज आपको सब्जेक्ट वाला जो पार्ट है उसकी तैयारी करवाऊंगा और उसका पूरा जो सिलेबस के अनुसार जो दिया हुआ उसके अनुसार अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें एक पेपर होगा जो आपके सब्जेक्ट से होगा, जिस फील्ड से आप हैं उसमें होगा, और एक जीके का पेपर होगा जो आपको जीके की स्टडी अलग करनी है। तो साथियों, इसमें अपन बायोलॉजी का पार्ट ले रहे हैं आज। सबसे पहले अपन शुरुआत कर रहे हैं बायोलॉजी से और उसमें सबसे पहला जो पॉइंट दिया हुआ है आपके बायोलॉजी में वो शैवाल के बारे में दिया हुआ है, एल्गी के बारे में दिया हुआ है। तो साथियों, जैसा कि अपन ने वर्गीकरण को पढ़ा था, मेरे जो पहले वाले वीडियो है उसमें मैंने वर्गीकरण को जो पढ़ाया था, तो वर्गीकरण के अनुसार अपन ने 5 भाग देखे थे विटेकर के अनुसार। मोनेरा प्रोटिस्टा, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये इस तरह के कुछ भाग अपन ने देखे थे। तो यहां पर अपन सबसे पहले शैवाल को ले रहे हैं। शैवाल, एल्गी, जिसको अपन अंग्रेजी में एल्गी बोलते हैं। तो यहां पर आपको शैवाल के बारे में मुख्य लक्षण और शैवाल के बारे में मुख्य जो बातें आपको ध्यान में रखनी है उसके बारे में बताऊंगा अच्छी तरह से। तो साथियों, पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए या इससे हट मत जाइए, ताकि आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल सके शैवालों के बारे में। तो यहां पर अपन स्टार्ट करते हैं वंदे मातरम, और हम शैवालों के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि शैवालों के अध्ययन को शैवाल विज्ञान कहा जाता है, जिसको अपन एल्गोलॉजी भी कहते हैं। शैवाल को एल्गी कहते हैं और शैवालों के अध्ययन को एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैं आपको ऐसे की फैक्टर बताऊंगा कि इसमें कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो शैवालों के बारे में आपको बहुत ज्यादा डीपली स्टडी नहीं करनी, बहुत ज्यादा जैसे कि आप ग्रेजुएशन लेवल का नहीं पढ़ रहे हैं, अभी आपको एक लिमिटेड स्तर की तैयारी करनी है जिसमें आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि शैवाल क्या है, इसके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो यहां पर मैं इस तरह से आपको पढ़ाऊंगा और आपको अच्छी तरह से सभी चीजें याद हो जाएंगी। आप एक बार वीडियो देख लीजिए, आपको ज्यादा कहीं पर कुछ देखने की आवश्यकता नहीं होगी साथियों। अब यहाँ पर सबसे पहली बात ये आ रही है कि शैवालों के अध्ययन को शैवाल विज्ञान या फिर फाइकोलॉजी कहा जाता है या इसको एल्गोलॉजी कहा जाता है। पहली बात आपको ध्यान रखनी है, जैसा कि इस पॉइंट में दिया हुआ है, एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी, शैवालों के अध्ययन को एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद यहां पर शैवालों की खोज सर्वप्रथम एफी फिश नामक वैज्ञानिक ने की थी। इनको शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है या शैवालों का जनक कहा जाता है, जिन्होंने इनकी खोज की थी, इसके बारे में बहुत ज्यादा स्टडी की है, तब जाके इनको ये, जैसे अपन ने एक वीडियो में देखा था, मेंडल जो थे उनको अपन ने आनुवंशिकता का जनक कहा था, जेनेटिक्स का जो फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको कहा जाता है साथियों। यहाँ पर दूसरी बात, अगर वर्ड में देखा जाए तो F.E. फिश को शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके बाद M.O.P. आइंगर को भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण नाम है जिसको आप याद रख सकते हो अच्छी तरह से। आइंगर जो थे उनको भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है, ये ध्यान रखना साथियों। उसके बाद अब ये तो आपके हिस्ट्री की बात आ गई कि भाई अपन शैवालों के बारे में क्या जानते हैं, फाइकोलॉजी क्या होती है, एल्गोलॉजी क्या होती है, और शैवालों का सबसे पहले शैवालों की खोज करने वाले कौन थे उसके बारे में बताया गया है। अब बात आती है शैवाल होते क्या है।
साथियों देखिए, पौधे हैं, शैवाल क्या है? प्लांट है। आपके दिमाग में सबसे पहले एक छवि बना लेनी है कि शैवाल क्या है? शैवाल एक प्रकार के पौधे हैं, प्लांट हैं। अब प्लांट हैं, पौधे हैं, तो पौधों की क्या विशेषता होती है? ठीक है, तो पौधों की विशेषता होती है कि पौधे के अंदर पर्णहरित होता है या क्लोरोफिल होता है। जानते हैं ना आप, हरे रंग की पत्तियां होती है, हरे रंग के पार्ट होते हैं जिनसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो पौधों में ये एक प्रकार के पौधे ही हैं, लेकिन कैसे पौधे हैं? विकासीय क्रम में पहले के पौधे हैं, अर्थात इनमें ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जैसे पौधों में क्या होता है? जड़, तना, पत्तियां होती हैं। इस तरह से इनका जो शरीर होता है, भले इनमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन इनका जो शरीर होता है, पौधे जरूर हैं, लेकिन इनका शरीर जो होता है वो पौधों के समान जड़, तना, पत्तियों में डिवाइडेड नहीं होता है। अर्थात इनका शरीर एक प्रकार का सुकाय होता है, जिसको थैलस कहते हैं। इसमें इस तरह से थैलीय संरचना होती है, थैलस होता है ये, इस तरह से, इस तरह से ये इनकी बॉडी है। इनमें जड़, तना, पत्तियां नहीं होते हैं, इनमें ये डिफरेंशिएशन नहीं होता है, विभाजन नहीं होता है, जड़, तना, पत्तियां नहीं होती। तो ये पर्णहरित युक्त होते हैं, पहली बात। इनमें क्लोरोफिल होता है। संवहन उत्तक नहीं होते हैं। संवहन उत्तक जैसा कि आप जानते हैं, संवहन उत्तक सर्कुलेशन के लिए, पौधों में पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए, खनिज लवणों को ऊपर चढ़ाने के लिए, भोजन को पूरे शरीर में एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, भोजन ऊर्जा को बांटने के लिए जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, इस तरह के इसमें कोई अंगक नहीं होते हैं। इनको थैलोफाइटा कहा जाता है। थैलस है उनका शरीर, मैंने आपको पहले ही बता दिया, थैलस जैसा होता है, थैलोफाइटा कहा जाता है। इनमें वास्तविक जड़ें, पत्तियां नहीं होते हैं, जड़, तना, पत्तियां नहीं होते हैं। आपके दिमाग में बैठा रहना है अच्छी तरह से कि शैवालों में जड़, तना, पत्तियां नहीं होते, इनका शरीर सुकाय होता है, थैलस जैसा होता है। ठीक है साथियों, इसके बाद अब ये तो इनकी नेचर आ गई, कैरेक्टर आ गया मुख्य रूप से कि शैवाल किसको कहेंगे। आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो हमारे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, अगर ये भी आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हो तो बायोलॉजी का जो पार्ट आपके लिए आएगा उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि शैवाल जो होते हैं वो हरे रंग के पौधे होते हैं, लेकिन पौधों के पूरे गुण इनमें नहीं है। पौधों में अपन तो क्या कह रहे हैं कि पौधों में जड़, तना, पत्तियां पाई जाती है, इनमें नहीं होती है। इनका शरीर एक थैलस होता है, सुकाय होता है। उसके बाद अधिकांश, ये तो हो गया इनका नेचर। उसके बाद ये इनका हैबिटेट देख लीजिए, ये कहां पर रहते हैं। तो अधिकांश जो शैवाल होते हैं वो जली होते हैं, यानी कि जली का मतलब जहां पर गीला भाग है, जहां पर गीली मिट्टी है, जहां पर कीचड़ है, जहां पर पानी है, पानी के अंदर भी शैवाल होते हैं, मिट्टी में भी शैवाल होते हैं, जहां पर कीचड़ है वहां पर भी शैवाल होते हैं, तालाबों, कीचड़ युक्त तालाब होते हैं वहां पर भी शैवाल होते हैं। अर्थात इनको नमी युक्त स्थान चाहिए। दूसरी बात, अलवण जलीय में भी पाए जाते हैं, बर्फ में भी पाए जाते हैं, नम स्थानों पर कीचड़ में भी पाए जाते हैं, अधिकांश तो जलीय होते हैं। और दूसरी बात, जलीय में भी आपको ध्यान रखना है, ये दोनों प्रकार के वाटर में पाए जाते हैं, समुद्री और अलवण जलीय। लवणीय जल और अलवण जलीय दोनों में ये पाए जाते हैं। इसके बाद इनका पादप शरीर सुकाय, जड़, तना, पत्तियों का अभाव होता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जड़, तना, पत्तियों का अभाव होता है। पादप शरीर सुकाय युक्त होता है, थैलस। इसके बाद यहां पर एक मुख्य बात आपको याद रखनी है कि अधिकांश जो शैवाल होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। लेकिन नील हरित शैवाल जो होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो बाद में इसके बारे में डिटेल से बहुत अच्छी तरह से आपको बताऊंगा, इसके क्या यूजेस हैं, इसका क्या लाभदायक प्रभाव होता है, तो ये प्रोकैरियोट होते हैं। ये मुख्य रूप से ध्यान रखना है। अधिकांश तो शैवाल कैसे होते हैं? यूकैरियोट होते हैं। लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल कुछ जो होते हैं वो प्रोकैरियोट होते हैं। तो ये मुख्य रूप से बातें ध्यान रखनी है आपको। यूकैरियोट ज्यादा होते हैं, लेकिन की एक आध दो जो होते हैं वो प्रोकैरियोट होते हैं कुछ। इसके बाद इनमें जो आगे डिवाइडेशन होता है, कितने प्रकार के शैवाल होते हैं, उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि वर्गीकरण इनके अंदर पाए जाने वाले वर्णकों के आधार पर, पिगमेंट कितने प्रकार के, वर्णक का मतलब रंग, रंग कितने प्रकार के, अलग अलग रंगों के जो शैवाल होते हैं उनके आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। अलग अलग भागों में इनको अलग अलग रंगों के आधार पर वर्णक, जिसको पिगमेंट बोलते हैं, वर्णकों को क्या बोलते हैं? पिगमेंट।
और पिगमेंट का मतलब रंग, जैसे कि आप फूलों का जो रंग देख रहे हो वो भी पिगमेंट के कारण है, हमारे बॉडी का जो रंग है वो भी मेलानिन के कारण है, ठीक है। तो यहाँ पर पिगमेंटेशन के कारण इनका जो डिवाइडेशन किया गया वो आगे अपन पढ़ेंगे कैसे। हालांकि ज्यादा वर्गीकरण बड़ा आपको देखना नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से वर्गीकरण को देखना है और उसकी मुख्य मुख्य बातें ध्यान रखनी है। मुख्य रूप से आपको इसके कैरेक्टर याद रखने और कैरेक्टरों में से जो जो भी क्वेश्चन अच्छे बनते हैं वो मैं आपको बता दूंगा साथियों। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के आधार पर जो वर्णक होते हैं उनके आधार पर इनका वर्गीकरण होता है। खाद्य पदार्थों के संचय के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया जा सकता है कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ इसके अंदर संचित होते हैं, स्टार्च के रूप में होते हैं कि किसके रूप में होते हैं, उसके आधार पर। उसके बाद एक और वर्गीकरण है कशाभिकाओं के आधार पर, उनके शरीर में कशाभिकाएं कैसी होती है। जैसे ये क्लेमाइडोमोनास है, उसके अंदर इस तरह से 2 कशाभिकाएं, तो कशाभिकाओं के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है। लेकिन मुख्य रूप से इनका वर्गीकरण जो है वो वर्णकों के आधार पर किया गया है। इनको किसके आधार पर बांटा गया है, इनके अंदर पाए जाने वाले जो रंग होते हैं, वर्णक होते हैं, उनके आधार पर इनको बांटा गया है। उसके बाद साथियों एक चीज और बता दूं, शैवाल जो होते हैं उनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, आपको ध्यान रखना है कि शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। सभी पादपों में भी कोशिका भित्ति सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, तो यहां पर भी शैवालों की कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। फिर आगे इसमें एक और बात बताऊंगा, आगे आएगी। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि शैवालों के शरीर पर एक प्रकार की श्लेष्मा आवरण होती है, श्लेष्मा म्यूकस, जिससे वो पानी में पिघलते नहीं, आवरण होता है, श्लेष्मिक आवरण होता है, श्लेष्मा होती है, तेल जैसा पदार्थ होता है जो इसको चारों ओर से घेरे रहता है, जिससे ये बिगड़ते नहीं। आपने देखा होगा पानी में बहुत बड़े बड़े शैवाल हो जाते हैं जिनको अपन काई बोलते हैं। सामान्यतः शैवाल की पहचान आप किससे करोगे, काई, जो आपके घरों के आसपास बारिश में बहुत ज्यादा, जिससे व्यक्ति गिर सकते हैं, अपन फिसल जाते हैं, तो ये काई है शैवाल एक प्रकार का, इसको काई बोलते हैं। जो आपके पानी की टंकियों में, तालाबों में, छोटे मोटे जहां पर पानी भरा रहता है वहां पर ये ज्यादातर पाए जाते हैं। और समुद्रों में तो ये इतने बड़े बड़े हो जाते हैं जिनको कोरल रीफ कहते हैं। शैवालों का पूरा पूरा घर बन जाता है, पूरे पूरे पहाड़ बन जाते हैं, जिसमें बहुत सारे जो जीव होते हैं वो फंसकर मर भी जाते हैं, इस तरह की कंडीशन होती है। तो यहां पर इनके ऊपर श्लेष्मा का आवरण होता है और श्लेष्मा के नीचे अंदर की ओर कोशिका भित्ति होती है, उसमें कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आपको ध्यान रखना है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। इसमें मुख्य रूप से जो वर्णक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो आपको छोटे छोटे जो नाम है बता देता हूं। क्लोरोफिल वर्णक होता है, कैरोटीन होता है, कैरोटीन वर्णक होता है, फाइकोसाइनिन वर्णक होता है, फाइकोसाइनिन नाम याद रखना है, फाइकोइरिथ्रिन नाम याद रखना है, फाइकोइरिथ्रिन नामक वर्णक होता है, फ्यूकोजेंथिन नामक वर्णक होता है। ये 5 प्रकार के वर्णक जो होते हैं वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना साथियों। एक बार फिर से बता देता हूं, कैरोटीन, फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन, फ्यूकोजेंथिन, ये 5 प्रकार के आपको वर्णक याद रखने हैं। इसके आधार पर भी इनका वर्गीकरण होता है और इसमें ये मुख्य रूप से पाए जाने वाले वर्णक होते हैं। क्लोरोफिल, कैरोटीन, फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन और फ्यूकोजेंथिन नामक वर्णक इसमें पाए जाते हैं। अधिकांश में हरित लवक पाए जाते हैं, ये याद रखना है। पर्णहरित जो होता है उसमें 99% जो शैवाल होते हैं, अधिकांश शैवाल होते हैं उसमें पर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। तो यहां पर आप जानते हो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनेगा, तो प्रकाश संश्लेषण का जो रॉ मटेरियल है, प्रकाश संश्लेषण का जो आवश्यक वर्णक है वो कौन सा है, क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल इनके अंदर पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन कुछ संचित स्टार्च के रूप में और कुछ जो होता है उनका, इनके अंदर जो भोजन का संचय होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, मंड के रूप में होता है, और कुछ इसके अंदर वसा और तेल की बूंदें भी पाई जाती है। तो ये शैवालों के बारे में है। दूसरी बात, अब यहां पर इतनी बातें आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है, समझ गया। इसके बाद अपन और उसको ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, इसके लक्षण क्या हैं, इसके कौन कौन से कैरेक्टर हैं, कौन कौन सी विशेषताएं, वो आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन एक बार इसका थोड़ा सा मैं प्रीव्यू दे देता हूं आपको कि एल्गोलॉजी, शैवाल विज्ञान, फाइकोलॉजी, फ्रिज इनके जनक हैं।
आयंगर इंडियन जो जनक है वो कहलाते हैं, मतलब भारत में खोज किसने की थी, तो भारत में सबसे पहले काम करने वाले आयंगर थे। इनका शरीर पर्णहरित युक्त होता है, संबंध युक्त तो इसमें नहीं होते, थैलोफाइटा कहलाते हैं। वास्तविक जड़ें पत्तियां इसमें नहीं होती हैं। अधिकांश तो जलीय होते हैं, अलवण जली, बर्फ, नम, कीचड़ में ये पाए जाते हैं। और अधिकांश तो इनका शरीर थैलस जैसा होता है, सुकाय जैसा होता है, जड़ तना पत्तियों में विभेदन नहीं होता, इसके अंदर ये जड़ तना पत्तियां नहीं पाई जाती है। अधिकांश यूकेरियोटिक होते हैं, लेकिन नीलहरित शैवाल जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये इसका बेसिक फैक्टर है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नीलहरित शैवाल प्रोकैरियोट होते हैं या यूकेरियोट होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोट होते हैं। इसके बाद शैवाल इनकी जो वर्णक के आधार पर, इनको प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के आधार पर, उनका खाद्य पदार्थों के आधार पर और कशाभिकाओं के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। इनका जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, ये ध्यान रखना है आपको। इनके अंदर क्लोरोफिल, कैरोटीन, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन और फिकोजेंथिन नामक वर्णक पाए जाते हैं। अधिकांश हरित में हरित लवक होते हैं, क्लोरोफिल इसमें होते हैं, पर्णहरित इसमें होते हैं, लेकिन संचित पदार्थ, खाद्य पदार्थ जो होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। कुछ में वसा और तेल की बूंदकों में के रूप में भी इनमें संचित पदार्थ पाए जाते हैं साथियों। दूसरी बात, अब यहाँ पर एक, इसके बाद दूसरा उसका सेगमेंट है, उसमें आएंगे अपन। अधिकांश तो जो शैवाल होते हैं, अब जनन की बात करते हैं, ये अपनी संख्या में वृद्धि कैसे करते हैं, बढ़ोतरी कैसे करते हैं। तो अधिकांश जो शैवाल होते हैं या एल्गी जो होते हैं, उनमें अनुकूल परिस्थितियों में, उनके लिए परिस्थितियां अगर अनुकूल हैं, यानी कि उनके लिए भोजन है, बहुत सारा खाद्य पदार्थ है, तो ये विखंडन द्वारा कायिक जनन करते हैं। ये बात मुख्य रूप से याद रखिए। जनन का मतलब अपनी संतति को वो कैसे बढ़ाते हैं। यहां पर किसी बायोलॉजी में किसी चीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसकी विशेषताएं, उसका शरीर, उसकी स्ट्रक्चर, उसके बाद उसकी संख्या में कैसे बढ़ोतरी होगी, उसका जो जीवन चक्र है वो कैसे चलता है। तो इनमें जनन जो होता है वो अनुकूल परिस्थितियों में कौन सा होता है, विखंडन द्वारा कायिक जनन, यानी कि कायिक जनन से टूट करके नए शैवाल बन जाते हैं। यानी कि बहुत सारे टुकड़े होकर के अलग अलग जगह फैल करके पूरा, जैसे आपने देखा होगा नमी वाले स्थानों पर एक जगह काई लग गई तो वो पूरे आंगन में या पूरे जो रोड के साइड में उसमें काई फैल जाती है। जहां पर पानी नमी रहती है वहां पर पूरी जगह काई फैली रहती है। तो ये बात होती है साथियों। उसके बाद कायिक जनन द्वारा विखंडन। उसके बाद अलैंगिक जनन अगर होता है उसमें, तो चल बीजाणु, अचल बीजाणु, निस्तेज बीजाणु और पामेला अवस्था, ये 4-5 अवस्था होती है जो अगर आप डीपली स्टडी करोगे तो उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद शैवाल के चारों ओर श्लेष्म का आवरण होता है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। लैंगिक जनन होता है उसमें, देखो इसमें कायिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है, जनन और लैंगिक जनन भी होता है। तो जनन इसमें कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का साथियों। अगर देखा जाए तो शैवालों में जनन की क्रिया 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, लैंगिक भी होती है, अलैंगिक भी होती है और कायिक जनन से भी। लैंगिक जनन समयुग्मजी, समयुग्मकी, असमयुग्मजी और विषमयुग्मकी प्रकार का होता है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इनके जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, एल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, एल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, जिसको पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। अब पीढ़ी एकांतरण का मतलब होता है कि जैसे एक पीढ़ी जो है वो शरीर बनाती है, दूसरी पीढ़ी उसके बीजाणु बनाती है, युग्मक बनाती है, जिससे जनन होता है, जो आगे संख्या में अपनी वृद्धि करते हैं। तो उसको अपन कहेंगे पीढ़ी एकांतरण। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो परिवर्तन होता है वो 2 प्रकार की अवस्था होती है। एक तो युग्मकोद्भिद अवस्था होती है और एक बीजाणुद्भिद अवस्था होती है। युग्मकोद्भिद जो अवस्था होती है उसमें युग्मक बनते हैं और मुख्य अवस्था युग्मकोद्भिद होती है। ध्यान रखना आपको, कौन सी होती है, युग्मकोद्भिद होती है। और बीजाणुद्भिद अवस्था जो होती है वो अल्पजीवी होती है, कम समय की होती है, जल्दी नष्ट हो जाती है। और मुख्य अवस्था जो होती है वो युग्मकोद्भिद होती है और अगुणित होती है। तो ये साथियों कुछ इसके बेसिक कैरेक्टर थे, शैवालों के बेसिक कैरेक्टर जो मैंने आपको बता दिए। यहां पर इतनी बातें आपके प्राइमरी स्तर के नॉलेज के लिए, शैवालों में प्राइमरी स्तर का जो नॉलेज होता है उसके लिए बहुत आवश्यक मैंने आपको बातें बता दी हैं। अब अपन इसको थोड़ा सा और डीप में पढ़ें तो साथियों, शैवाल के मुख्य जो प्रकार हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। तो आपको पहले बता दिया है मैंने कि शैवालों का जो वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से वर्गीकरण किसके आधार पर होता है,
शैवालों का जो वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के आधार पर होता है या वर्णकों के आधार पर होता है। तो वर्णकों का मतलब उनके जो रंग होते हैं उसके आधार पर शैवालों का वर्गीकरण किया जाता है। वैसे तो खाद्य पदार्थों के आधार पर भी वर्गीकरण होता है, कशाभिकाओं के आधार पर भी वर्गीकरण होता है और दूसरे प्रकारों के आधार पर भी वर्गीकरण होता है, लेकिन मुख्य रूप से आप अपना एनसीईआरटी की बुक वगैरह जो है उनके अनुसार ही चलेंगे। अगर आप ये मेरा मैटर कहीं ढूंढेंगे तो मिल भी जाएगा आपको, क्योंकि मैंने सभी जो बुक्स है उनका सार लिया है और उसको कोरिलेट करते हुए मैंने आपको बताया कि भाई इसको आपको किस तरह से पढ़ना है। अब यहां पर बात आती है, जैसे देखो डीप में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है कि शैवालों का जो कैरेक्टर है वो अपन ने पढ़ लिए सब। शैवालों में कितने प्रकार का जनन होता है? 3 प्रकार का होता है, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। ये तीनों प्रकार का जनन भी पढ़ लिया, विशेषता भी पढ़ ली। उसके बाद यहां पर दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि कुछ बातें इसमें इस पृथ्वी पर होने वाले कुल कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण का लगभग आधा भाग शैवाल करते हैं। शैवाल क्या करते हैं? CO2 स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। देखो यहां पर एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात क्या है कि हमारे पृथ्वी पर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है उसका लगभग आधा भाग 50% भाग शैवाल करते हैं। देखो साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही याद रखने वाली बात है, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो स्थिरीकरण होता है उस कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण 50% शैवालों की सहायता से होता है। किसकी सहायता से होता है? शैवालों की सहायता से होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात यहां पर आपको ये ध्यान रखनी है कि शैवाल जो है वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं और आसपास प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण का कार्य क्यों करते हैं? भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो अपने आसपास जो है वो ऑक्सीजन का स्तर भी बढ़ा देते हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि शैवाल होना नुकसानदायक बात नहीं है। शैवाल जो है वो बहुत ही आवश्यक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो ऑक्सीजन के स्तर का, आप आसपास के वातावरण के ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। ऑक्सीजन के स्तर को, O2 के लेवल को बढ़ाते हैं। O2 के लेवल को बढ़ाते हैं। गुलित, आसपास के पर्यावरण में गुलित ऑक्सीजन का जो स्तर होता है उसको बढ़ा देते हैं। इसके बाद दूसरा आपको ध्यान रखना है कि उत्पादकों के रूप में प्रोड्यूसर ये सबसे ज्यादा पहले प्रोड्यूसर है, समझ रहे ना? प्रोडक्शन करने के मामले में इनका प्रथम स्थान है, फर्स्ट, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूसर का मतलब आपने खाद्य श्रृंखलाएं पढ़ी होंगी, खाद्य जाल पढ़ा होगा, तो खाद्य श्रृंखलाओं में सबसे पहले नीचे कौन होते हैं? उत्पादक होते हैं, जो उत्पादन करते हैं। तो ये सबसे मुख्य उत्पादकों में आते हैं। सबसे मेजर जो प्रोड्यूसर होते हैं वो ये होते हैं। ये मुख्य रूप से याद रखना। तीसरी बात, मैं आपको इसकी मेन की फैक्टर याद करवा रहा हूं, जो आपको सुनने के बाद एक बार री मेमोराइज करना है। जैसे कि शैवाल कार्बन डाइऑक्साइड का 50% भाग स्थिरीकरण करते हैं। लगभग आधा कार्बन डाइऑक्साइड स्थिर करने वाले कौन होते हैं? शैवाल होते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, ऑक्सीजन के, गुलित ऑक्सीजन के लेवल को वो बढ़ा देते हैं। गुलित ऑक्सीजन भले वो पानी के रूप में गुलित हो या जिसके रूप में भी गुलित आप समझो, वातावरण में ऑक्सीजन की वृद्धि करना है तो भी शैवाल मुख्य रूप से कार्य करते हैं। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि शैवाल प्रोड्यूसर के रूप में काम। चौथी बात आपको ध्यान रखना है कि 70% जो एल्गी होते हैं, 70% जो शैवाल होते हैं वो भोजन के रूप में काम आते हैं। देखो ये एक मुख्य बात है। लगभग 70% जातियां शैवाल की ऐसी होती है जिनका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। तो मानव जाति के लिए, अन्य जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्या नहीं साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है समुद्री शैवालों की। ये जो मैं बता रहा हूं 70%, वो समुद्री शैवालों का 70% भाग भोज्य पदार्थों के रूप में काम में आता है। शैवालों से प्राप्त वे कोलाइड पदार्थ जिनमें अत्यधिक जल धारण क्षमता का गुण होता है, फाइकोकोलाइड या हाइड्रोकोलाइड कहते हैं। जैसे कोलाइड पदार्थ जो होते हैं उनके अंदर अत्यधिक जल धारण क्षमता होती है। जैसे अगर नाम सुना होगा आपने, अगर
जो अधिकतर प्रयोगशालाओं में काम में लिया जाता है, एगार एगार कहते हैं इसको। तो ये फाइकोकोलाइड्स होते हैं, या इनको हाइड्रोकोलाइड कहते हैं, या इनको हाइड्रोकोलाइड कहते हैं, या इनको फाइकोकोलाइड कहते हैं। तो ये जो शैवाल होते हैं उनके अंदर अत्यधिक जल धारण क्षमता होती है, जल से भरे होते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है इनके अंदर, समझ रहे हो ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसका मतलब बहुत उपजाऊ होते हैं ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद एक बात और बताई गई है ध्यान रखने लायक कि शैवालों के अंदर जो स्टार्च होता है, जो संचित पदार्थ कौन सा होता है, स्टार्च होता है, वो पायरिनाइड के रूप में होता है, ये याद रखना है आपको। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शैवालों के अंदर जो संग्रहकारी पदार्थ होता है वो स्टार्च के रूप में, प्रोटीन के चारों ओर स्टार्च होता है और स्टार्च के रूप में वो होता है, उसको पायरिनाइड कहा जाता है। तो ये एक मुख्य रूप से की फैक्टर है। की फैक्टर क्या है कि शैवाल और प्रोटीन के चारों ओर जो स्टार्च होता है या इसके साथ जो मिला हुआ स्टार्च होता है उसको पायरिनाइड कहते हैं। स्टार्च तो पौधों में भी होता है, लेकिन यहां पर ये जो स्टार्च है, जो विशेष प्रकार का स्टार्च है, इसलिए इसको पायरिनाइड कहा जाता है। तो साथियों ये मैंने कुछ की फैक्टर वाली बातें आपको बता दी हैं, तो यहां पर ये ध्यान रखना है आपको मुख्य रूप से। अब अपन बात करते हैं कि थोड़ा सा आपको डीपली और मैं ले जाऊं एग्जाम की दृष्टि से, तो आपको ये ध्यान रखना है कि शैवालों को प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के आधार पर 3 भागों में मेजर रूप से, वैसे तो 11 प्रकार और इसके बहुत सारे विभाजन किए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार के शैवाल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के शैवाल पाए जाते हैं साथियों? 3 प्रकार के शैवाल, जिनको नाम दिया गया है। देखो यहां पर मैं शैवालों का वर्गीकरण लिख रहा हूं। शैवालों का वर्गीकरण ये आपको आपके सिलेबस में केवल क्लासिक मतलब कैरेक्टर दिए हैं, लक्षण दिए गए, लेकिन आपको क्लासिफिकेशन के आधार पर भी थोड़ा सा जानकारी रखनी है कि शैवाल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से रंगों के होते हैं, उनको क्या सामान्य नाम दिए गए हैं, वो सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है जो एग्जाम में आपको बहुत ही मदद करेंगी साथियों। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितने आप लाइक करेंगे साथियों मेरे लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, और चैनल को, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और आप बार बार देखिए ताकि मेरे चैनल में ग्रो होने का मौका मिल सके। अब यहां पर 3 प्रकार के जो शैवाल होते हैं साथियों, कौन कौन से? सबसे पहले है क्लोरोफाइसी। ठीक है। उसके बाद दूसरा शैवाल है थियोफाइसी। इनको फाइसी बोला जाता है, पीछे फाइसी लगा दिया जाता है। क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी और रोडोफाइसी 3 प्रकार के शैवाल हैं। आपको बेसिकली मेजर बात इतनी याद रखनी है कि क्लोरो, थियो और रोडो 3 प्रकार के शैवाल पाए जाते हैं। अब यहां पर इनको हरे शैवाल कहा जाता है। देखो हरे शैवाल किसको? क्लोरोफाइसी को। ग्रीन एल्गी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी। थियोफाइसी को भूरे शैवाल। कौन से शैवाल? भूरे, ब्राउन एल्गी। और रोडोफाइसी को लाल शैवाल, लाल शैवाल या इसको रेड एल्गी भी बोलते हैं। ये 3 टाइप आपको पहले दिमाग में बैठा देंगे, समझ रहे हो ना? कितने प्रकार के? क्लोरोफियो रोडो। क्लोरोफाइसी हरे शैवाल, थियोफाइसी भूरे शैवाल और रोडोफाइसी लाल शैवाल। ये 3 मेजर पॉइंट हैं, वो आपको याद रखना है साथियों। अब यहां पर इनके कुछ मुख्य बातें मैं आपको बता दूं। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके बारे में, हरे शैवालों के बारे में। इसके बारे में, हरे शैवालों के बारे में। ग्रीन एल्गी, हरे शैवाल। तो मुख्य रूप से आपको यह ध्यान रखना है कि हरे शैवालों के रूप में हरे शैवाल सबसे विकसित शैवाल है, सबसे ज्यादा मात्रा में, और सबसे विकसित शैवाल जो है वो हरे शैवाल है। कौन से शैवाल है? हरे शैवाल, ध्यान रखना है। और
यह सभी जगहों पर पाए जाते हैं, सभी जगहों पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पृथ्वी के हर जगह पर, हर कोने पर ये डिस्ट्रीब्यूट होती है, बहुत ज्यादा इनकी संख्या पाई जाती है। और सभी इसके अंदर पाई जाने वाली शैवालें हरे रंग की होती है। बस ये मुख्य रूप से 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? हरे रंग की होती है, विकसित होती है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली होती है। अब इनके कुछ नाम मैं आपको बता देता हूं। क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, क्लोरेला, इसके बाद वॉल्वॉक्स, नाम मैं आपको बता रहा हूं, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, वॉल्वॉक्स, यूलोथिक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा, क्लेमाइडोडोरा, क्लेमाइडोफोरा, अल्वा। ये आपको कुछ सवाल याद रखनी है। इनके अंदर प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी दोनों पाए जाते हैं, याद रख। अपन बात किसकी कर रहे हैं? हरे शैवालों के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं? हरे शैवाल। इसके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों पाए जाते हैं, दोनों प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। इनमें कैरोटीन पाया जाता है, जेंथोफिल पाया जाता है। कैरोटीन और जेंथोफिल जो वर्णक है, कैरोटीन व जेंथोफिल नामक वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है। हरी शैवाल में भोजन स्टार्च और तेल की बूंदों के रूप में संचित रहता है। हरे शैवाल जो होते हैं उनमें भोजन जो होता है वो स्टार्च के रूप में और तेल बूंदों के, जो उसका पहले का कैरेक्टर था, की फैक्टर है, ये याद रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि हरी शैवाल जो होती है वर्णक के रूप में सेलुलोज, इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है और उच्च पदार्थों के समान माना जाता है। इसके आधार पर यह उच्च पदार्थों के समान मानी जाती है। उसके बाद इसके कुछ और कैरेक्टर मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आप जानते हैं कि क्लोरेला को भोजन के रूप में उपयोग होता है, क्योंकि क्लोरेला में प्रोटीन ज्यादा मात्रा में, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लोरेला नामक जो क्लोरोफाइसी शैवाल है उसका भोजन के रूप में उपयोग होता है साथियों, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होती है? क्लोरेला नामक शैवाल में पाई जाती है, क्लोरेला में पाई जाती है। इसके बाद क्लोरेलिन जिनका उपयोग प्रतिजैविक के रूप में होता है, प्रतिजैविक से प्राप्त होती हैं। इनको अंतरिक्ष शैवाल से क्लोरेलिन प्रतिजैविक प्राप्त होती है, क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त होती है, जो एंटीबायोटिक इसके अंदर गुण होते हैं। दो होते हैं, क्लोरेला में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, समृद्ध होता है। अंतरिक्ष यात्री क्लोरेला का उपयोग कर O2 के स्रोत के, अब अंतरिक्ष यात्री भी क्लोरेला का उपयोग करते हैं। क्लोरेला का उपयोग कौन करते हैं? अंतरिक्ष में जाने वाले, क्योंकि उसके अंदर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन भरी होती है, इसलिए क्लोरेला का उपयोग किया जाता है साथियों। उसके बाद एक सिफेल्यूरोस जो होती है वो चाय की पत्तियों पर, चाय के पौधों पर परजीवी के रूप में रह करके लाल कीट रोग उत्पन्न करते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिल्फेरुलास जो होती है वो चाय की पत्तियों पर परजीवी के रूप में रहती है और उनके अंदर लाल कीट नामक रोग उत्पन्न करती है। ये तो बातें हो गई आपके क्लोरोफाइसी के बारे में बातें हो गई। तो मुख्य रूप से क्लोरेला है, कारा है, क्लेमाइडोमोनास है, इस तरह के जो शैवाल मैंने आपको बताए वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा जो है वो है भूरे शैवाल। भूरे शैवाल लवणीय जल में, समुद्र में जल में ज्यादा पाए जाते हैं भूरे शैवाल, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद बहुकोशिकीय तंतु में होती है। भूरी शैवाल सबसे बड़ी होती है और लगभग 100 मीटर की ऊंचाई तक ये जाती है, लंबाई होती है इनकी 100 मीटर तक इनकी लंबाई हो सकती है। भूरे शैवाल अधिकतर समुद्र में पाई जाती है। ठीक है। और एक बहुत अच्छी बात है, मैक्रोसिस्टस है, जो सबसे बड़ी भूरी शैवाल मैक्रोसिस्टिस होती है। सबसे बड़ी जो भूरी शैवाल होती है वो मैक्रोसिस्टिस होती है, ये ध्यान रखना है। मुख्य रूप से ये जो मुख्य कैरेक्टर है वो आपको बता रहा हूं। अब इसके एग्जांपल लेमिलेरिया है, ये याद रखना है, मैक्रोसिस्टिस सबसे लंबी शैवाल, भूरी शैवाल। उसके बाद इसमें आपके एग्जांपल एक्टोकार्पस है, लेमिलेरिया है, एक्टोकार्पस, लेमिलेरिया,
भूरी शैवाल में फ्यूकोजेंथिन की मात्रा अत्यधिक होती है, इस कारण इन शैवालों का रंग भूरा होता है। देखो अब यहां पर एक मुख्य बात, फ्यूकोजेंथिन इनके अंदर वर्णक होता है फ्यूकोजेंथिन, ये इंपॉर्टेंट है। फ्यूकोजेंथिन के कारण इनका रंग भूरा होता है। किसका? फियोफाइसी का। भूरा रंग क्यों होता है? फ्यूकोजेंथिन के कारण। ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है अच्छी तरह से। उसके बाद कुछ और कैरेक्टर मैं आपको बता रहा हूं कि संचित भोजन इनमें लेमिलेरिन, संचित भोजन किसके रूप में? लेमिलेरिन और मैनिटोल के रूप में होता है। याद रखना है किसमें? थियोफाइसी में लेमिलेरिन और मैनिटोल के रूप में संचित पदार्थ पाया जाता है, जबकि इसमें आपने क्या देखा था? स्टार्च के रूप में होता है, तेल की बूंदों के रूप में होता है, जबकि इसमें संचित भोजन लेमिलेरिन और मैनिटोल के रूप में पाया जाता है। ये आपको अच्छी तरह से दिमाग में रखना है। इसके मुख्य मुख्य की फैक्टर अपन पढ़ रहे हैं, जो आप बार बार इसको रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं अच्छी तरह से। इसके बाद सार्गेसम को गल्फ वीड कहा जाता है। सार्गेसम जो शैवाल होती है, कौन सी होती है? भूरे रंग की शैवाल होती है, जिनको गल्फ वीड कहा जाता है। गल्फ वीड कहा जाता है। गल्फ का मतलब होता है अरब कंट्रीज और वीड का मतलब होता है खरपतवार, तो ये गल्फ खरपतवार कही जाती है। उसके बाद इसमें और चीज याद रखना है, लेमिलेरिया, फ्यूकस, मैक्रोसिस्टिस आदि भूरी शैवाल से प्राप्त होती है। ये पदार्थ दांतों के मापन, साबुन, आइसक्रीम और पॉलिश बनाने में इसका उपयोग होता है। और साबुन बनाने में, पॉलिश बनाने में, इसमें कौन कौन से ये शैवाल नाम दिए मैंने आपको? तो मुख्य रूप से लेमिलेरिया, फ्यूकस, ये जो शैवाल होते हैं उनका उपयोग पॉलिश बनाने में, साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आयोडीन और ब्रोमीन लेमिनेरिया से प्राप्त होती है। आयोडीन और ब्रोमीन जो होते हैं वो लेमिनेरिया नामक, आयोडीन व ब्रोमीन लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होते हैं। ये शैवालों के सब नाम थोड़े थोड़े आप याद रखोगे, हालांकि बेसिक कैरेक्टर अच्छे याद रखने हैं आपको। ये अच्छी तरह से एक दो बार सुन लेना ताकि कुछ की फैक्टर आपको याद रह जाए। उसके बाद ये मुख्य मुख्य बातें थी जो मैंने आपको बता दी। उसके बाद बात करें अपन फ्लोरिडीन स्टार्च। फ्लोरिडीन स्टार्च जो होता है वो भी इसके अंदर आपके जो आगे वाली जो रोडोफाइसी होती है उसमें पाए। अब आता है यहाँ पर रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को क्या कहा जाता है? लाल शैवाल कहा जाता है। प्राचीन, इसके बाद इनको लाल शैवालों को द्वितीय प्राचीन शैवाल कहा जाता है। द्वितीय प्राचीन शैवाल इसको कहा जाता है। लाल शैवाल को याद रखना, लाल शैवाल को द्वितीय प्राचीन शैवाल कहा जाता है। ये अधिकतर लवणीय जल और समुद्री जल के गर्म स्थानों पर पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से याद रखना है। ये लवणीय जल में और समुद्र में कहां पर पाए जाते हैं? जहां पर गर्म स्थान होते हैं वहां पर पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में। लाल शैवाल बहुकोशीय तंतुमय होती है, ठीक है, ये तो मुख्य रूप से आपको याद रखना ही है। उसके बाद लाल शैवालों में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी पाए जाते हैं। लाल शैवालों की कोशिका प्रति सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, वो कॉमन है, ठीक है। ये मुख्य मुख्य बातें हैं। उसके बाद आपको इसके जो कुछ की फैक्टर बता देता हूं मैं आपको। हार्वेला एक रंगीन परजीवी शैवाल है जो अन्य शैवालों और पादपों पर परजीवी के रूप में होते हैं। पौधों पर और अन्य शैवालों पर परजीवी के रूप में यहां पर लाल शैवाल एक पाई जाती है जिसका नाम है हार्वेला, जो क्या होती है? लाल शैवाल है और परजीवी के रूप में अन्य शैवालों पर और पौधों पर पाई जाती है। उसके बाद पोरफायरा एक खाद्य शैवाल है। पोरफायरा खाने में काम आने वाली शैवाल है, पोरफायरा। इसके बाद जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, दोनों शैवाल जो होते हैं उनमें अगर अगर कोलाइड के रूप में मिलता है, जो अपन पहले बता चुके हैं। और कॉन्ट्स को आयरिस मॉस भी कहते हैं, जो चारे के रूप में कई जगह मिल जाती है। तो ये चारे के रूप में भी इसका उपयोग होता है।
अन्य जीवों के खाने में भी इसका उपयोग किया जाता है साथियों। तो ये तीनों प्रकार की शैवालों के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा की फैक्टर बता दिया, जो आपको एक दो बार अच्छी तरह से सुन लेना, याद हो जाएगा साथियों। जो मैंने नई सीरीज चालू की है उसमें आपका अच्छा सहयोग मिलने की अपेक्षा है, और अपने सभी दोस्तों को आप शेयर कीजिए। एलडीसी का एग्जाम आने वाला है, बहुत सारे दूसरे एग्जाम आने वाले हैं जिसमें शैवालों के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाए हैं, और उसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने दोस्तों को। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन आपको पुटअप करने हैं, उसके बारे में कमेंट कीजिए साथियों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तैयार रहिए, अगले वीडियो के बारे में मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।